Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. तो जैसा कि हमने बात की थी द रिस्पिरेशन के बारे में, जो पहला हमारा लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू रिस्पिरेशन, कि रिस्पिरेशन क्या चीज़ है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, ये सब चीज़ हमने डिस्कस की थी. व्हाट आर द डिफरेंसेस वी हैव कंपेयर्ड बिटवीन द एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. और उसके बाद हमने बताया था कि how these substrates of the respiration like the glycolysis are linked with one another, different pathways are linked with one another. उनके जो intermediates हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जो है वो लिंक्ड होते हैं, किस तरह एक का जो सबस्ट्रेट है वो दूसरे का, एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का सबस्ट्रेट बन जाता है. तो अब हम जो आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो हम रिस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि हमें मालूम है वी हैव 3 steps of respiration. Or respiration can be classified under the 3 heads. The first process is glycolysis. The first step, the first mechanism is glycolysis. Then we proceed to Krebs cycle and the respiratory electron transport chain, which we also called electron transport system or electron transport chain simply. So these are a series of reactions. Glycolysis is a series of reactions. जो इसका product होता है glycolysis का, that particular product will feed the Krebs cycle in the mitochondria. और फिर Krebs cycle के अंदर जो हमारे पास NADH बन रहे होते हैं और उसके अलावा हमारे पास FADH बन रहे होते हैं, those compounds will feed the respiratory electron transport chain, and eventually what is the purpose of the respiration is the gaining of energy or the from the food, use extraction of energy from the glucose or the substrate molecule which is used in the respiration. तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लाइकोलाइसिस. तो जहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो लोकेशन की बात है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है रिस्पिरेशन का जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, द ग्लाइकोलाइसिस अकर्स हियर इन दिस साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द कंप्लीट सेल. कंप्लीट सेल में क्या है, हमारे इस सेल में हमारे पास हियर वी हैव ए ऑर्गेनेली ऑफ द सेल विच वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया. दीज आर द क्रिस्टी. और ये हमारे पास क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की. Mitochondria is a double membrane bound organelle. So because of this particular reaction, these two reactions, the citric acid cycle and the oxidative phosphorylation, which are occurring here in the mitochondria, this particular organelle is also called powerhouse of the cell because of the production of ATP in mitochondria. तो mitochondria में का जो मेजर रोल है, जो मेजर फंक्शन है, वो पावर प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. तो हम बात कर रहे थे कि इसकी टाइम एंड स्पेस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पिरेशन स्टार्ट हियर इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज द सबस्ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट हियर इन द साइटोप्लाज्म. तो हम जो सबस्ट्रेट यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, द 6 कार्बन हेक्सोज शुगर. द ग्लूकोज आफ्टर ए सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ अबाउट 10 स्टेप्स, 10 रिएक्शंस के बाद जो है इट इवेंचुअली कन्वर्टेड टू 2 पायरोवेट. एक पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये 6 कार्बन के जो कंपाउंड है, एक वो 2-3 कार्बन के कंपाउंड में जो है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर पायरोवेट इज ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया because it is first converted to acetyl coenzyme A, and then acetyl coenzyme A will feed the citric acid cycle, and then the NADH and FADH which are produced here in the citric acid cycle, those will feed here in the oxidative phosphorylation. तो इन तीनों जगहों पर जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे वो हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल है, चाहे वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, वी आर गेटिंग द ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. और हमारे पास यहाँ भी क्या चीज़ है, वी हैव सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, दिस इज आल्सो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन. वी हैव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. तो जब हम फास्फोराइलेशन की बात करते हैं, फास्फोराइलेशन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ फास्फेट और द एडिशन ऑफ फास्फेट. उसमें क्या होता है, फास्फेट को ऐड किया जाता है, इसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन. तो हमारे पास एक है, ये दो हमारे पास जो है दीज आर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्योंकि जो हमारे पास
सबस्ट्रेट के ऊपर फास्फेट, सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर फास्फेट ऐड हो रहा होता है, हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। हम इसको मज़ीद भी डिफाइन करेंगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, जब हमारे पास एटीपी बन रही होगी तो हम उसको बताएंगे कि सब व्हाट इज एक्चुअली द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस लिटरली मीन्स ग्लाइको एंड लिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ द शुगर, बिकॉज मोस्टली फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, कल जो हमने बात देखी थी कि सबस्ट्रेट जो है रिस्पायरेशन के वो मोस्टली जो है वो हेक्सोज शुगर्स होते हैं या ट्रायोज शुगर्स होते हैं। इनके अलावा और भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो कॉमन सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज ग्लूकोज। So because of that particular substrate, this process, the series of reaction, the mechanism, the pathway is called glycolysis, which means the splitting of the sugar molecule. Either they are 12 carbon molecules like sucrose, or it is 6 carbon molecule like the glucose. So that's why it is called glycolysis, and that is exactly what happens during this pathway. So क्या मतलब है कि शुगर की स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि इसको जो नाम दिया गया है इसी के मुताबिक ही शुगर की क्या हो रही होती है, स्प्लिटिंग हो रही होती है, इसीलिए हम इसका नाम जो है उसको क्या दे दिया गया, ग्लाइकोलाइसिस। सो ए ग्लूकोज हेक्सोज सुगर, 6 carbon molecule is split into 2-3 carbon molecule at the end of the pathway, at the end of the reaction, which we call pyruvate. तो पायरुवेट कितने कार्बन का है, वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, और उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो 6 कार्बन के कंपाउंड, 6 कार्बन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ग्लूकोज इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, तो ये 6 के 6 कार्बन जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं, इट इज स्प्लिट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स, एंड ईच पायरुवेट हैज 3 कार्बन्स. So these smaller sugars are then oxidized and their remaining atoms are rearranged to form 2 molecules of pyruvate. तो क्या होता है हमारे पास, eventually we get at the end of the glycolysis we get a pyruvate molecules. So glycolysis can be divided into 2 phases. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, जब हम इसके पाथवे को बयान करते हैं जो कंप्लीट अबाउट 10 रिएक्शंस या 10 स्टेप्स के ऊपर मुहित होता है, तो उसको हम 2 टाइप्स में जो है वो बयान कर सकते हैं या 2 फेजेस में बयान कर सकते हैं. The first phase of the glycolysis is the energy investment phase. क्योंकि रिस्पायरेशन का जो असल मकसद है, जो असल पर्पज़ है प्लांट के लिए या एनिमल के लिए, टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी विच इज़ हिडन और विच इज़ स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा होता है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है. एनर्जी की इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, एनर्जी जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है, बजाय एनर्जी प्रोड्यूस करने के एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही होती है, इन्वेस्ट की जाती है. और इन्वेस्टमेंट का वर्ड आप जहाँ पे भी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप किसी बिज़नेस के हिसाब से ले लें तो बिज़नेस में क्या टर्म यूज़ होती है कि वी हैव इन्वेस्टेड अबाउट 1 लाख 2 लाख और 3 लाख और 20,000 वट एवर द प्राइस और मनी में भी, कि हमने 30,000 40,000 या 1 लाख जो है इस कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है. तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि मोस्टली उस बिज़नेस से उनको क्या पहुंचना होता है, बेनिफिट पहुंचना होता है, नफ़ा पहुंचना होता है, मुनाफा उन्होंने कमाना होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं होता कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी उसी वो इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 4 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट उतनी रकम ही रहेगी. उनको फ़ायदा क्या होगा, उनको उस इन्वेस्टमेंट से जो है वो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद वो क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें एनर्जी को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है. एंड द सेकंड फेज इज एनर्जी पे ऑफ फेज. तो वो जो एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाता है, आगे के जो हमारे पास फेज आता है दूसरा, उसमें वो एनर्जी जो है वो, जिसको हम कहते हैं कि इंटरेस्ट समेत जो है वो एनर्जी जो है वो पे ऑफ कर दी जाती है. तो वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस कि एनर्जी यूज़ हो रही है या एनर्जी जो है उससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी हासिल हो रही है. इस बेस के ऊपर जो हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेजेस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि या तो एनर्जी हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या एनर्जी जो है वो हमें प्लांट को मिल रही है. तो इस बेस के ऊपर हमारे पास क्या है, वी हैव 2 स्टेप्स. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर. Either we are investing the energy or we are getting the energy. So on this basis, on this criteria, we have classified the glycolysis on 2 phases. The first phase, the investment is repaid with interest during the energy payoff phase. So the investment which the plant or the organism or the cell does
तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको सूद समेत, इंटरेस्ट समेत जो है उसको पे ऑफ कर दी जाती है उसके एनर्जी कुछ ही रिएक्शंस के बाद. सो व्हेन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एंड NAD is reduced to NADH by electron released from the oxidation of glucose. So these are the two sentences which explains how the energy which is invested in the first phase is acquired or got from in the next phase or the second phase. So when ATP is produced, so in the second phase the plant or the cell get ATP by the substrate level phosphorylation, as well as it also gets the NADH which will feed the oxidative phosphorylation in the mitochondria. तो प्लांट जो है या जो एनिमल है या जो सेल है वो इन्वेस्ट कर रहा है ATP. तो जो इन्वेस्टमेंट का फेज़ है उसमें क्या होता है, अबाउट 2 ATP जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, यूटिलाइज हो रहे होते हैं. जबकि हमारे पास इस फेज़ में हमारे पास ATP भी बनते हैं, 4 ATP बनते हैं, जबकि हमारे पास क्या है NADH भी वहाँ पे बन रहे होते हैं, जो क्या होंगे वो जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फीड करेंगे और वी विल गेट मोर ATP. So the net energy yield from glycolysis per glucose molecule is 2 ATP plus 2 NADH. Net का क्या मतलब है? These two terms gross energy and net energy. या आप किसी भी इनवॉइस के ऊपर जब भी आप देखते हैं तो वहाँ पे मोस्टली लिखा होता है कि ग्रास पेमेंट एंड नेट पेमेंट या ग्रास अमाउंट एंड नेट अमाउंट. तो ग्रास अमाउंट वो होती है जो कंप्लीट उसके ऊपर आ रही होती है. या हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ग्रास एनर्जी का क्या मतलब, वी गेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. लेकिन हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट हम पहले कर चुके होते हैं उसमें से कितने ATP, 2 ATP. तो हमारे पास जो नेट एनर्जी का चेंज आता है वो हमारे पास 2 ATP आते हैं और 2 NADH आते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट ने पहले से ही 2 ATP लगाए हुए हैं, तो उन 2 ATP को हम इस एनर्जी की यील्ड में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं. इसीलिए हमारे पास जो नेट एनर्जी आती है, जो गेन है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 4 ATP बनते हैं एनर्जी पे ऑफ फेज में, दूसरे फेज में, बट वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 2 ATP इन द investment phase, so we count the net energy is we get 2 ATP molecules plus we also get 2 NADH. तो ये हमारे पास है process. We have glycolysis which is giving the ATP. This is the energy investment phase. So what happens in the energy investment phase when glucose enters into the glycolysis? The 2 ATP molecules are used and the phosphate is transferred. The number of phosphate is transferred from ATP to glucose molecules and other hexose sugars, and the ATP is converted to 2 ADP adenosine diphosphate and 2 inorganic phosphates. So here in this particular step, in this phase, the first phase, the energy investment phase, the energy is used. The 2 ATP molecules are used, which are converted into 2 ADPs, and when the process or the pathway proceeds, here in the energy payoff phase, the 4 ADP plus 4 inorganic phosphates, they combine, and by the process of substrate level phosphorylation, 4 ATPs are formed. So here we have invested 2 ATP. तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 ATP आ रहे हैं. तो हम उन 2 ATP को इससे माइनस कर लेते हैं. हमें क्या आता है, वी गेट 2 ATP. तो नेट हमारे पास जो ATP की प्रोडक्शन है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है ग्लाइकोलाइसिस में, वो 2 ATP हैं और 2 हमारे पास क्या है, NADH. तो ATP जो है वो प्लांट डायरेक्टली यूज़ भी कर सकता है, वो दोबारा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज़ हो सकती है. वो दोबारा अगर प्लांट ने कहीं पे यूज़ करनी है, कोई भी प्रोसेस है, तो वहाँ पे उस ATP को यूज़ किया जाएगा. और NADH जो है, इट विल फीड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उससे फिर एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वी आल्सो गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल and 2 pyruvate. With these 2 pyruvate will be converted to acetyl coenzyme A and will enter or will feed the Krebs cycle or citric acid cycle, and we also get 2 water molecules. तो अभी हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि हाउ द ग्लाइकोलाइसिस इज, उसको कितने फेजेस में हम डिवाइड करते हैं. सो द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच लिटरली मीन्स द लिसिस और ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर. सो ग्लाइकोलाइसिस वाज, तो ये कब डिस्कवर हुई थी, किसने इसको डिस्कवर किया था, इसका पूरे का पूरा पाथवे है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेयरहॉफ एंड अदर्स, जो उसके कुलीग्स थे इन जर्मनी ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century.
तो मेयरहाफ और कुलीग्स, द ग्लाइकोलाइसिस जो उसका पाथवे है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेयरहाफ एंड हिज कुलीग्स. ग्लाइकोलाइसिस इज नाउ नोन टू अकर यूनिवर्सली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. तो जैसा कि आपको याद है, कल हमने बात की थी एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, कि एन एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसमें फूड का जो ब्रेक डाउन है वो पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ फूड है. तो उसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एब्सेंट होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की जहाँ तक बात है, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन टू बोथ ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, आइदर इट इज़ एरोबिक और इट इज़ एन एरोबिक. तो चाहे वो हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एन एरोबिक रिस्पिरेशन होती है, सिर्फ एन एरोबिक ही वो रिस्पिरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, तो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मस्ट है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ज़रूर होती है. लेकिन इस ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे पास आगे का प्रोसेस है, इट इज़ डिफरेंट इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन. सो दैट्स वाई वी कैन मेक a sentence, we can make कि क्या है, this particular glycolysis is universal to all organisms. Those organisms which are strictly anaerobes, they also carry out glycolysis, and aerobic respiration में तो वैसे भी glycolysis होती है. So it is conveniently considered in two parts. तो हम इसको, जैसा पहले हमने उसको डिवाइड किया था, तो हम इसको दोबारा भी किसी एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस बाय विच द सेवरल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिराइव्ड फ्रॉम storage carbohydrates are converted to common intermediate triose phosphate via the hexose phosphate pool. A very lengthy and detailed हमने एक सेंटेंस बता दिया है. इसमें क्या होता है, इसका जो लुबे-लुबाब है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो हम जब इसके प्रोसेस को डिवाइड करेंगे, जब प्रोसेस को पढ़ेंगे, पाथवे को पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, this is the set of reaction by which the several forms of glucose and fructose. तो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कि we have several forms of glucose and fructose. They are phosphorylated. They are not simple glucose and fructose. We have glucose, और ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज 6 phosphate, and then glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate, and then after fructose 6 phosphate we will get fructose 1,6 bisphosphate. So these are the forms and the types of glucose and fructose. These are not only glucose and fructose, there are several types of glucose derived from storage carbohydrate. So storage carbohydrate हमारे पास क्या है, they are starch or glycogen. starch animal plants में और glycogen जो है वो animals में. So these storage carbohydrate will yield us several forms of glucose and fructose which are then converted to common intermediate. कॉमन इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, वी हैव ट्रायोस फास्फेट, जो हमारे पास आगे दो जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट. वो दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो उनके ऊपर क्या है, फास्फेट ऐड है वी आई द हेक्सोज फास्फेट पूल. हेक्सोज फास्फेट पूल हमारे पास क्या है, यही है. ग्लूकोज 6 फास्फेट में जब हमारे पास कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा जब, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, और फास्फेट जब ऐसी शुगर जो 6 कार्बन की और उसके साथ फास्फेट अटैच हो, तो वो एक हमारे पास जो है वो एक पूल बनाते हैं, या हमारे पास ज़ख़ीरा बनाते हैं जिससे उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है. इसी से ही इनको डिराइव किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ट्रायोज फास्फेट में. सो हेयर वी हैव, तो जो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल की, कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है इट इज़ यूनिवर्सल. सो हेयर वी स्टार्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, वी हैव अ ग्लूकोज, वी आर एक्सपेंडिंग, वी आर इन्वेस्टिंग 2 ATP मालिक्यूल्स, और वो 2 ATP मालिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, 2 ADP में, एंड वी विल गेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. तो अभी हम जो पिछली स्टेटमेंट में बात कर रहे थे कि वी हैव सेवरल फॉर्म्स और सेवरल टाइप्स ऑफ हेक्सोज फास्फेट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ये हमारे पास देखें, वी डोंट हैव सिंपल फ्रक्टोज, वी हैव फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ये भी एक फ्रक्टोज की टाइप है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने तक और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यहाँ पे आ गया. सो दिस इज ऑल हेक्सोज फास्फेट pool. These are several types or several forms of hexose phosphate. So here we get the 4 ADP and the inorganic phosphate, they will add and we will get 4 ATP molecules.
and eventually at the end of the glycolysis we will get 2-pyruvate. But after the glycolysis ये डिपेंड करता है कि अब जो रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो हमारे पास रिस्पायरेशन होगी आइदर इट विल प्रोवीड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एरोबिक ऑक्सीडेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन और इट विल टर्न टू एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो ऐसा भी नहीं है जो हमारे पास एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं कि उनमें हमेशा एरोबिक ऑक्सीडेशन ही होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है जिस तरह प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स विच हैव रूट्स आई मर्स्ड इन दी वाटर, तो वाटर में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है इट इज़ फार मोर लेस एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे भी क्या होता है ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो जब भी वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे नॉर्मल एरोबिक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता और क्या होता है इट विल लीड्स टू अनदर एनारोबिक पाथवे ऑफ द रिस्पायरेशन। तो लेकिन जो बात यहाँ पे समझने की है वो ये है कि whatever the fate of these 2-pyruvate molecule may be, either they will lead to anaerobic glycolysis, aerobic oxidation or anaerobic alcoholic fermentation, this particular pathway will be carried out. This is common to all these 3 types. तो glycolysis जो है वो हम कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है कि दिस इज़ यूनिवर्सल टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो whatever the fate may be we will get. In this particular anaerobic glycolysis we are getting a different product, 2 lactate molecules. Here we have oxidative phosphorylation, हमारे पास क्या आते हैं ATP molecules आते हैं, we will get carbon dioxide and water. And here in the anaerobic alcoholic fermentation we have 2 carbon dioxide and 2 ethanol molecule. So these are different products of different types of respiration. हमारा जो topic है we are going to वी आर लीडिंग टू एरोबिक ऑक्सीडेशन, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वी विल टेक इन टू अकाउंट अ डिटेल्ड नोट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप वाइज रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वी आर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। वी आर हेयर इन द साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ द सेल। So here we have a glucose which is a common substrate for the respiration. So what in the first step this is 6 carbon molecule, 1 2 3 4 5 and 6. We have 6 carbons. So what happens into this 6 carbon glucose molecule, the phosphate from ATP, energy and phosphate from the ATP is utilized, and in the presence of enzyme hexokinase 1-phosphate is added to the carbon number 6 of the glucose. क्या हुआ ATP से जो एक फास्फेट है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, ATP की एनर्जी यूटिलाइज हुई और उस फास्फेट को हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में उसके फास्फेट को ऐड कर दिया गया कार्बन नंबर 6 के ऊपर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर। तो क्योंकि ये कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट मौजूद है सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज था ये और इसके ऊपर 6 कार्बन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ नथिंग, उसके ऊपर कोई फास्फेट अटैच नहीं है। यहाँ पे अब उसके ऊपर क्या है फास्फेट अटैच हो गया, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ग्लूकोज 6 फास्फेट। एंड रिमेंबर दिस इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि एनर्जी हमने यहाँ पे क्या की है यूटिलाइज की है। तो नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट विल नाउ बी a substrate and it will be converted to fructose 6 phosphate and isomer। ये भी हमारे पास क्या है जो है वो 6 कार्बन का शुगर है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक हमारे पास पायरान शुगर है और दूसरी हमारे पास क्या है फ्यूरान रिंग है और दूसरा जो हमारे पास है वो पायरान रिंग है। यू हैव स्टडीड द शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूरान्स एंड पायरान्स, द वन इज अ 5 कार्बन रिंग एंड अदर इज अ 6 कार्बन रिंग। तो सिर्फ आइसोमराइजेशन हो गई है, कार्बन नंबर की जो है वो जो शेप है मालिक्यूल की वो चेंज हो गई है, बाकी जो मालिक्यूल का फास्फेट की एडिशन है फास्फेट का नंबर है इट इज़ द सेम। यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट मौजूद था और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है फास्फेट मौजूद है। सो वी glucose is converted to glucose 6 phosphate and glucose 6 phosphate is converted to fructose 6 phosphate in the presence of phosphoglucose isomerase. So this particular step or the second step is the isomerization. The first step is phosphorylation of glucose to give glucose 6 phosphate, and the second step is isomerization of glucose 6 phosphate to yield fructose 6 phosphate. And the next step we have
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम और वो क्या करता है, वो एटीपी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और एक फास्फेट भी उससे रिमूव कर लिया जाता है एंड एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी एंड दैट पर्टिकुलर फास्फेट इज एडेड टू बोथ कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ द फ्रक्टोज। पहले सिर्फ कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो था वो फास्फेट मौजूद था, अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फास्फेट है और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी फास्फेट मौजूद है। सो पहले हमारे पास, इसीलिए हम क्योंकि सिर्फ एक कार्बन के ऊपर और कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट था इसलिए हम उसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट कहते हैं। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फास्फेट है और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी फास्फेट है। सो नाउ वी आर कॉलिंग इट फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। फ्रक्टोज क्योंकि इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का जो नेचर है, दिस इज शुगर फ्रक्टोज एंड 1,6 का क्या मतलब, फास्फेट इज एडेड ऑन द फर्स्ट एंड ऑन द 6 कार्बन नंबर एंड बिस फास्फेट का क्या मतलब, इट हैज 2 फास्फेट मॉलिक्यूल्स। So next we have that particular fructose 1,6 bisphosphate is in the 4th step. There is a cleavage, they are splitting the जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं the fructose 1,6 bisphosphate is a 6 carbon molecule. Now it will be converted into 2 molecules of 3 carbon. ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी हैव 1 2 3 4 5 and 6 carbons. So here we have only 3 carbon, 1 2 and 3 and phosphate is attached here to carbon number 3. कौन से नंबर पे अटैच है, इसीलिए हम इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास एक साइड पे क्या है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। सो दीज आर 2 आइसोमर्स विच आर कन्वर्टेड। सो 5th स्टेप जो हम बात कर रहे होते हैं, 5th स्टेप इज आइसोमराइजेशन। सो दीज 2 forms are interconvertible to one another and it depends upon the needs of the cell कि प्लांट को कौन सी कंपाउंड की ज़रूरत है, either it needs glyceraldehyde 3 phosphate or it needs dihydroxyacetone phosphate। सो पाथवे उसी तरफ ही चला जाएगा। तो जिस कंपाउंड की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको दूसरे में उसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें रिस्पायरेशन की ज़रूरत, रिस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं तो प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत है तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। सो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बाय द एक्शन ऑफ ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंड इवेंचुअली एंड इन दिस प्रोसेस वी विल लीड विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल आ गए, 2। तो अब इस स्टेप से आगे आप याद रखें कि जो भी रिएक्शन हो रहा होगा हम उसको 2 के साथ जो है वो देखेंगे कि 2 दफ़ा वो रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 NAD, यहाँ पे 2 ADP। तो ये इसीलिए है कि वी आर ट्रैकिंग नाउ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ 1। सो व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेप 6, this is the oxidation. What happens, oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate to give 1,3 bisphosphoglycerate। यहाँ पे हमारे पास क्या, this is the oxidation, NAD is converted to NADH plus 2 hydrogen ions and by the action of glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase and we will get 2 molecules. It is again a 3 carbon molecule, 1 2 and 3, and but here the phosphate is attached at carbon number 1 as well as at the carbon number 3, so that's why we are calling it 1,3 bisphosphoglycerate. So here next step, in the step number 7 we have phosphoglycerate kinase enzyme which functions and the 2 ADP molecules and here is a rearrangement। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास कितने फास्फेट्स हैं, 1 के ऊपर भी फास्फेट है और 3 के ऊपर भी फास्फेट है। बट इन द 7th स्टेप द प्रोडक्ट ऑफ 7th नंबर स्टेप इज वी हैव 3 फास्फोग्लिसरेट। तो वो जो 2 फास्फेट रिमूव हुए, नाउ दोज 2 फास्फेट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू 2 ADP molecule and ADP will get another phosphate and it will be converted from adenosine diphosphate to adenosine ट्राईफॉस्फेट। तो और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास क्या बनता है, एक ही जो फास्फेट है वो बाकी बच गया। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 3 फास्फोग्लिसरेट, हियर वी हैव फास्फेट अटैच्ड ओनली कार्बन नंबर 3। सो देयर इज ए म्यूटेज एंजाइम। तो वो क्या करता है इस स्टेप में, जो हमारे पास स्टेप नंबर 8 है, दिस इज द आइसोमराइजेशन।
वो सिर्फ फास्फेट को एक कार्बन से उठा के दूसरे कार्बन में क्या कर देता है, अटैच कर देता है। 3 फास्फोग्लिसरेट में जो फास्फेट है दैट इज अटैच टू कार्बन नंबर 3, बट इन द हमारे पास 8 स्टेप जो हमारे पास क्या है 2 फास्फोग्लिसरेट, दिस इज 3 फास्फोग्लिसरेट बिकॉज फास्फेट इज अटैच एट कार्बन नंबर 3, we have 2 phosphoglycerate because phosphate is now shifted to carbon number 2. And in the step number 9 we have enolase enzyme which act on the 2 phosphoglycerate and 2 molecules to water. So in the 9th number step there is a dehydration. Water is also removed here in the 9th step. So remember this particular step, what's happening और कौन से नंबर के स्टेप के ऊपर वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। You are sometime asked to tell कि कौन से स्टेप के ऊपर जो है वो डिहाइड्रेशन होती है ग्लाइकोलाइसिस में। स्टेप नंबर 7 है, 8 है, 9 है। तो 9th जो स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन जो है वो जो वाटर रिमूवल है, इट अकर्स हियर व्हेन 2 फास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू फास्फोइनोल पायरोवेट, डिहाइड्रेशन अकर एंड वाटर इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ एनोलेज एंजाइम। सो हियर वी गेट अ प्रोडक्ट फास्फोइनोल पायरोवेट। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फास्फोइनोल पायरोवेट। यहाँ पे बॉन्ड्स के रीअरेंजमेंट है, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे मौजूद था, अब जो डबल बॉन्ड है इट इज़ अगेन कार्बन के साथ भी यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो हियर फास्फोइनोल पायरोवेट 2 molecules it will be converted to by the action of pyruvate kinase to pyruvate। तो अब क्या कर दिया गया, उस फास्फोइनोल पायरोवेट को पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया गया और ये जो फास्फेट यहाँ से रिमूव हुई है दैट पर्टिकुलर फास्फेट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू 2 ADP एंड ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो वी हैव गॉट, तो पहला जो हमारे पास फेज था उसमें हमने 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ किए थे और यहाँ पे हमारे पास 4 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो हमने इससे एक्सट्रैक्ट कर लिए, इससे निकाल लिए एंड वी हैव आल्सो 2 pyruvate molecule which is 3 carbon compound which will feed further to the Krebs cycle in the